हेलो, नमस्कार। मोबिलोग्राफी ग्रुप के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। मोबिलो टॉक शो के इस एपिसोड में आज हमारे साथ वो हस्ती हैं जिन्होंने मोबिलोग्राफी ग्रुप के साथ बहुत लंबा समय गुजारा है। शायद ग्रुप के स्टार्टिंग से ही हमारे साथ हैं। इन्होंने ग्रुप को धीमे-धीमे करके बढ़ते हुए देखा है और ग्रुप को बढ़ाने में सहयोग भी किया है। न सिर्फ फोटोग्राफ्स पोस्ट करके मेंबर्स को ऐड करके और सबसे गजब की बात यह है कि इन्होंने जिन भी लोगों को ऐड किया है, आज वो ग्रुप में भयंकर परफॉर्मर्स हैं। या तो हमारे साथ हैं अमृता लविंग जी। अमृता, शो में आपका नमस स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते मोबाइलोग्राफी फैमिली मेंबर्स। तो दर्शकों, अमिता जो हैं ये मूलतः इंडिया से हैं और विदेश में रहती हैं, भारत को बाहर रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम थोड़ा-सा जान लेते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में, फ़ोटोग्राफ़ी बैकग्राउंड के बारे में और एडिशनली जो भी ये बताना चाहें। अमिता, प्लीज़ आप हमको थोड़ा-सा बताएँगी, इंडिया का आपका बैकग्राउंड, विदेश जाना कैसे हुआ और आप कहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट इस समय कर रही हैं? नमस्ते मोबाइलोग्राफी मेंबर्स। जी हाँ, मैं अमृता हूँ और जैसे आप देखते हैं कि मेरे सरनेम के पीछे लबिंग रहता है। ऑफ कोर्स बिकॉज़ मेरे जो हस्बैंड है वो डच है, नीदरलैंड्स, जो हॉलैंड से भी प्रसिद्ध है। तो या मैं पिछले 8-10 साल से प्लस माइनस 8-10 साल से नीदरलैंड्स में रह रही हूँ और या वन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी को मैं प्रेज़ेंट करती हूँ यहाँ पे। और यही कुछ मेरी जो बैकग्राउंड रही है सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू रही है। एक्चुअली मैंने मीडिया भी पढ़ी हुई है। मैंने अपना जो एजुकेशन किया है वो मीडिया से किया है, तो मीडिया एंड सेल्स इसका भी काफ़ी प्रभाव रहा है। और फिर सेल्स एंड मार्केटिंग से फिर एक्सपोर्ट की तरफ रहा है, फिर एक्सपोर्ट की तरफ से टेक्निकल एक्सपोर्ट की तरफ रहा है। इस तरह से मेरा बाहर जाना हुआ एंड वहीं पे मेरे फ्यूचर हस्बैंड जो मेरे हस्बैंड नॉट फ्यूचर हस्बैंड बट जो मेरे हस्बैंड है उनसे मुलाकात हुई। और या इसी दौरान एक टेक एग्जीबिशन था, टेक्निकल एग्जीबिशन जो चल रहा था जर्मनी में। उसी दौरान वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता, मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसी तरह एक मौका, एक मुलाकात एक बूथ में हुई। वहाँ पे जो स्टॉल्स लगे रहते उसे बूथ भी कहते हैं, तो बूथ में हुई थी। सो या वो मेस्मराइज थे कि मैं इंडियन हूँ और यहाँ पे कैसे आना हुआ। एंड इट वाज ऑल या प्रोफेशनल बट या जब आप एक फील को आप जब क्लिक करते हैं तो वो एक क्लिक हो जाता है ना। आज हम यहाँ पे एक साथ हैं और यहीं पे अभी रह रहे हैं। तो इस तरह से या मेरा बैकग्राउंड है और मेरी प्रोफेशन भी इसी से रिलेटेड है। टेक्निकल से है, टेक्निकल सेल्स एंड एक्सपोर्ट। एंड अभी तो प्रोडक्शन में, तो पिछले 1 साल से जब से कोरोना एंड कोविड का जो भी जो सिचुएशन है, पैंडेमिक है, उससे काफ़ी मेरे जो वर्क है, मेरी जो काम है, मेरी जो अ अ, आप कह सकते हैं कि दायित्व, प्रतिनिधि काफ़ी जगह पे फैल गई है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेल्स एंड एक्सपोर्ट, इट्स आल्सो टू टेक्निकल प्रोडक्शन एंड उसका देखना, उसको किस तरह से हैंडलिंग करना, उसको किस तरह से लॉजिस्टिक तक पहुँचाना, ये मल्टीपर्पज़ टास्क हो गया है। सो इट हैज़ बीन अ वेरी, 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 वेरी बिज़ी ईयर एंड हुँ। या नाउ आई एम हियर। मैं आपके सामने हूँ आज। वक़्त निकाला है, वेकेशन ली है एंड आज मैं यहाँ पे मोबाइलोग्राफी के साथ हूँ। यस, या तो दर्शकों, ये सीरियसली बहुत बिज़ी रहती हैं और बहुत कोशिशों के बाद में ये एपिसोड आज हो पा रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि फ़ोटोग्राफ़ी का इनका ना बड़ा गज़ब का स्किल है। ग्रुप में जब भी इन्होंने पिक्चर्स डाले हैं, बहुत बार पिक ऑफ द डे ये चुनी गई हैं। तो हमें थोड़ा-सा फ़ोटोग्राफ़ी बैकग्राउंड के बारे में बताइए अमृता प्लीज़? जी। फ़ोटोग्राफ़ी की जो शुरुआत है वो एक्चुअली इस तरह से शुरू हुई कि जो मेरी मॉम है वो ड्राइंग टीचर है, वो ड्राइंग करती है और मेरे डैड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है। तो मॉम का हमेशा से मेरे बहुत ही प्रभाव रहा है, वो ड्राइंग करती थी एंड एक्चुअली ये भी बात है कि वो मुझे हेरिडिटी में भी मिला है। अगर आप मेरे कुछ पिक्चर्स में जाएँगे फ़ेसबुक में, आप वहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ ड्राइंग की हुई है, ऑयल पेंटिंग, स्केच। तो वहाँ से मुझे
बोल सकते हैं एक एंगल ढूंढना, जो फोटोग्राफी में हम बोलते हैं ना, जो एंगल एक पर्सपेक्टिव है जो आप जिसको आप ढूंढते हैं, जब आप उसको क्लिक करके पिक्चर में डालते हैं, वही चीज शायद मुझे वो एडिटर में मिली है कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो वहीं से एक्चुअली जो पहला पड़ाव है मोबाइलोग्राफी या जो भी फोटोग्राफी का, वो वहीं से आता है। वही वही से कि मॉम ड्राइंग करती थी, कि मैं आज मुझे पता है कि मॉम के पास कुछ उस जमाने में 70s 80s के जमाने में उनके पास कुछ ऐसे किताबें थी जो रोम से बन के आई थी। रोम की जो पेंटिंग्स थी, रोम के जो म्यूजियम में जो पेंटिंग्स है, उनके पिक्चर है। तो वहां पे जिस तरह से उस जमाने में 14th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में पेंटर्स का फल रखना, फल को रखना, एक आपने देखा होगा अक्सर बास्केट में एक फल रखा जाता है, तरह तरह के फल रहते हैं, उसमें लाइट पड़ती है, उसमें एक चाकू रहता है या फूल सचते। तो आप देख सकते हो एक फोटो, पहले जो पुराना जो हिस्ट्री है फोटोग्राफी का, वहीं से आती है। क्योंकि जो पेंटर्स थे, जो बड़े बड़े पेंटर्स है, उनकी आप देखेंगे कि लाइट, उनका एंगल हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे एक सेब आप देखेंगे, कोई भी उस जमाने की आप पेंटिंग देख लीजिए, सेब या कोई अंगूर देख लीजिए, उसमें आप लाइट का बहुत ही लाजवाब आप खेल देख सकते हो उसमें। या खिड़की का एक छोटा सा उन्होंने बना के रखा है कि वो इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, या कोई केला है या कोई फ्लावर है। तो इस तरह से उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने उस चित्र पे उतारा है, वो ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व करते हैं ओवर द टाइम। एंड इस तरह से मुझे फोटोग्राफी की इंटरेस्ट हुआ। बट इट्स ऑल्सो बिकॉज मैं मास मीडिया कम्युनिकेशन की स्टूडेंट रह चुकी, तो काफी सिनेमाटोग्राफी, वीडियो मेकिंग, ये सब का भी बाकी के दिनों में प्रभाव पड़ा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, कि घर पे मम्मी की ड्राइंग और ड्राइंग करना, किसी ड्राइंग को किस तरह से पेपर में उतारना, एंड देन एजुकेशन, एंड देन आपका सेल्स, एंड इस तरह से आपको एक प्रभाव पड़ा है। एंड इस तरह से मेरी फोटोग्राफी की शुरुआत होती है। ओके, तो क्या डीएसएलआर से भी आपने फोटोग्राफी की है या फिर मोबाइल से ही ज्यादा की है? वेल उस जमाने में जब आप देखेंगे कि किस तरह से कैमरा हुआ करता था, कि दो मोहल्ला छोड़ के किसी के पास अगर कैमरा रहता तो पूरी मोहल्ला उस कैमरे को मांगती थी कि भाई दे दे, आज बर्थडे है, हम ले लेंगे। तो वो एक जमाना था जब एक दो मोहल्ला छोड़ के किसी के पास एक कैमरा रहता था, और वो पूरी पूरी मोहल्ला यूज करती थी, बर्थडे पार्टी, शादी से लेके हर चीज के लिए। तो वो एक पड़ाव गया। एंड देन आई थिंक हमारे पास देन आई नोकिया, जो कि द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द मोबाइल फोन, नोकिया को बोल सकते। वहीं से कैमरा की शुरुआत हुई, मोबाइल कैमरा। बट उस टाइम में कैमरा उतना पॉपुलर नहीं, जो कैमरा लेंस थे मोबाइल के अंदर, वो कुछ खास नहीं था। तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि ये कुछ 2002, 1, 2 या 3 की बात है, डिजिटल कैमरास काफी पॉपुलर होना शुरू हुआ। लाइक आप देख सकते हैं हर दूसरे इंसान के हाथ में आना शुरू हुआ। बाय 2005-6 इट वाज सो पॉपुलर दैट एवरी सेकंड पर्सन हैड स्मॉल दिस काइंड ऑफ। सोनी का काफी हमारे इंडिया में पॉपुलर होता था, सोनी का लाल रंग का या नीले रंग का या ग्रे कलर का, सबके पॉकेट में एक या वो कैमरा रहता था, डिजिटल कैमरा। तो ऑब्वियसली वो भी एक उससे भी हमने काफी फोटो खींचे। कभी भी हम जैसे जिस मेडिटेशन ग्रुप में हो सहयोग, वहां पे जो फॉरेनर्स जब बाहर से जब हमारे यहाँ पे आते थे इंडिया में, तो कितने कितने हजारों हजारों पिक्चर हमने खींचे हैं। तो वो एक दौर गया जब मोबाइल डेवलप होना शुरू किया, जब मोबाइल डेवलपर्स ने डेवलप करना शुरू किया, जैसे सैमसंग, एप्पल, हुआई एंड आई डोंट नो मोटोरोला, ये जब इन्होंने मार्केट में इन्होंने पैर रखा, तो नॉट ओनली उन्होंने अपने प्रोग्राम्स एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, बट इन्होंने ये भी सोचा कि कस्टमर्स, क्लाइंट्स को हम क्या प्रोवाइड करें। तो उन्होंने कैमरे पे भी काम शुरू करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक 2008 एंड 10 से आप देख सकते हैं कि लेंस, जो कैमरा लेंस है, वो प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। तो आज के दौर में अगर आप देखा जाए तो इंसान मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल करता है एज कम्पेयर टू डीएसएलआर कैमरा, बिकॉज डीएसएलआर इज बिकमिंग टू बिग, और वो हमेशा हैंडी नहीं रहता। आप कहीं वेकेशन में जाते हैं एंड आप बाहर कहीं गए, देन ऑब्वियसली आप किसी हाइट में गए ऑब्वियसली, बट अक्सर चलते फिरते टाइम में आप डीएसएलआर तो नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली मोबाइल का ज्यादा प्रभाव रहता है, मोबाइल आप झट से इस्तेमाल करते। तो अभी अगर देखा जाए तो यस, मैं मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ एज कम्पेयर टू डीएसएलआर। डीएसएलआर इज
occasional, rarely, like really occasional, शादी में या किसी की शादी में जाना हुआ, बाहर एकदम आप बाहर गए वेकेशन के लिए, तब आप इस्तेमाल करते हैं, बट अदरवाइज सेल फोन हैज टेकन ओवर दैट प्लेस, क्योंकि आप सेल फोन से भी बहुत इजीली आप इंस्टाग्राम में अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक में अपलोड कर सकते हैं, मोबाइलोग्राफी में अपलोड कर सकते हैं, तो दैट बिकम्स टू इजी. सो या राइट नाउ आई एम यूजिंग मोबाइल फोन. ओके, और ये बताइए कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोलती हैं? एट प्रेजेंट अभी मैं 4 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करती हूँ, इंग्लिश, डच और हिंदी, बांग्ला. सो ये चारों का हर रोज होता है. जब ऑब्वियसली मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड तो वो डच है, तो उनसे मेरा हमेशा ही डच रहता है. बाहर भी डच बोलना पड़ता है. काम पे प्रोफेशनल लेवल पे यस, आप क्लाइंट से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वो भी अगर फॉरेन क्लाइंट्स हुए तो, या डच क्लाइंट्स है तो फिर कोई बात नहीं है, तब तो आप डच में बात करें, बट अदरवाइज इंग्लिश. और कभी कुछ पढ़ना हुआ, फेसबुक हुआ, सोशल मीडिया, दैट इज इंग्लिश. और घर में अगर बात करना है तो ऑफ कोर्स हिंदी एंड बांग्ला. तो अभी वो हंगला हो गया है, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो गया है, तो खिचड़ी बन गई है. सो एट अ टाइम स्विच करने में काफी प्रॉब्लम रहता है, बट या ये हाल है मेरा पिछले 10-12 साल से, कि अदर लैंग्वेजेस का काफी प्रभाव पड़ा है. वैसे भी इंडिया में हम लोग काफी लैंग्वेज, हर कोई 6-7 लैंग्वेज तो बोलता ही है, जानता है. हम देखें तो हमें पंजाबी भी आती, थोड़ी बहुत गुजराती भी आती, थोड़ी बहुत साउथ इंडियन भी आती है, थोड़ी हिंदी, थोड़ा सा बांग्ला भी सीख लिया, थोड़ा कन्नड़ यहाँ वहाँ, और हम बोल देते कि है हमें सब कुछ आता है. या एक्चुअली मुझे और एक लैंग्वेज भी आती है, साउथ इंडियन, तेलुगु, बट वो काफी साल हो गए, मैं भूल गई. मैं वहां पे मेरा 10 साल रहना हुआ आंध्र प्रदेश में, तो तेलुगु भी जानती थी, लेकिन अभी काफी भूल गई हूँ. अच्छा, अब मोबिलोग्राफी ग्रुप को जब आप याद करती हो, तो ये जहन में क्या-क्या चीजें आपके आती हैं? थोड़ा सा वो बताइए. एक्चुअली क्वेश्चन को अगर आप अलग तरीके से बोले तो बड़ा मजेदार होगा, कि क्या सोचती हूँ कि आज मैं मोबाइलोग्राफी में डालूं. तो आज ऐसा रहता, हाँ, इतना रिचुअल हो गया है एक्चुअली, कि अब हमेशा आप देखते कि क्या आसपास ऐसी कोई चीज है जो मैं मोबाइलोग्राफी में डाल सकती हूँ, क्योंकि वो इतना हेल्दी एंड एजुकेटिव प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, कि इसमें आप हमेशा हर रोज का आपका एक रिचुअल रहता है. जैसे आप लैपटॉप में गए, या आपने काम किया, आपने आज क्लाइंट से बात की, आपने ईमेल भेजा, आपका काम खत्म, तो आज हमेशा ऐसा लगता है कि हर डे, कि हर रोज, कि आज क्या पिक्चर डाल सकती हूँ, या आज क्या कैपेसिटी है आसपास, या आज क्या मोमेंट है जो मैं कैप्चर कर सकती हूँ कि मोबाइलोग्राफी में डालूं. तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि मोबाइलोग्राफी में कोई भी कुछ भी इट्स नॉट जस्ट लाइक स्पेशल मोमेंट हो, कोई भी मोमेंट हो, लेकिन आप उसको इस तरह से कैप्चर कीजिए कि आप जो देख रहे हैं, आप में वो, अगर वो ब्यूटी दिख रही है, उसमें वो सुंदरता दिखाई दे रही है, तो आप वही सुंदरता लेंस के थ्रू दर्शकों को दिखाए. यही मेरा हमेशा से रहा है, कि आप जो देख रहे हैं, आपकी आंखें जो पकड़ना चाहती है, या आप जिस तरह से उसको देख रहे हैं, क्या वो लेंस में हमेशा उतर के दर्शकों को दिख रहा है. क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब हम कोई फोटो खींचते, जैसे कोई भी फूल हो, और कैमरा से पकड़ा, दूर से तो दिख रहा है, वाह कितना सुंदर फूल है, इतना बड़ा फूल, एंड देन जैसे कैमरा लेके खड़े हो गए, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होगी, ऐसा तो नहीं होना था, ये तो नहीं होना था, ये कुछ ज्यादा ही लेंस में ज्यादा आ रहा है. तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, और आप उसके बाद आप जरूर आप अपलोड कीजिए. बट या तो हमेशा से मेरा ये रहा है कि जो मैं देख रही हूँ, जो मेरा देखने का अंदाज है, या मैं जो देख रही हूँ, वो क्या सामने को भी दिख रहा है, सामने वाले को भी दिख रहा है. तो ये हमेशा से मेरा प्रयास रहा है. और मोबिलोग्राफी ग्रुप के किन सदस्यों के फोटोग्राफ्स आपको सबसे ज्यादा याद आते हैं? लिस्ट तो भैया बहुत लंबी है. मोबाइलोग्राफी एक से तो नहीं है, क्योंकि मोबाइलोग्राफी ने ऐसे बोलते ना, पूरी पड़ाव एकदम फैल रखा है, एकदम एकदम पूरा दशवा अवतारम जैसा पूरी तरफ. हमारे यहाँ पे दशवा अवतार है बोलिए. तो नंबर 1 में है तो दिग्विजय सर, राठौर साहब बहुत वर्सटाइल फोटोग्राफर है. आप देख सकते हैं उनकी एक से बढ़कर एक फोटोग्राफी है, मतलब
चुनिंदा, मतलब एक एक ऐसा कोई पिक्चर नहीं जाएगा जो एक के साथ रिलेट करता। वो हमेशा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो काफी स्पोर्टिव भी है, वो दिखता है वो काफी स्पोर्टिव भी है, वो उनकी पिक्चर्स उनकी स्पोर्टिवनेस को भी काफी रिफ्लेक्ट करता है। देन है अमित भाई, अमित सिंह जी। देन वी हैव नेम है अविष्का जी, आशीष जी। फिर है लक्ष्मी तांबे। लक्ष्मी तांबे की फोटो मुझे काफी पसंद आती थी, बट वो अभी तो नहीं रही, अभी तो मतलब पोस्ट नहीं करती है। पर लक्ष्मी तांबे जी की भी फोटो मुझे काफी पसंद थी। बसंत अंकल के भी फोटोज मुझे बहुत पसंद है। पुनीता जी फ्रॉम मेलबोर्न आई थिंक। और अनिकेत सिंह, अंकित सिंह, कुछ अनिकेत सिंह, बहुत ही सुंदर। आजकल अनिकेत, मुझे नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, बट वो काफी दिन से डे आफ्टर डे वो पिक्चर ऑफ द डे सिलेक्ट हो रहा है उनका, तो वो भी उनका एक बहुत ही सहयोग रहा है। और साउथ में से नेगी जी है, नागी जी है, वो काफी मैक्रो पे काफी मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं मैक्रो लेंस पे। एंड गायत्री का भी बहुत सुंदर पिक्चर आता था जब वो बहुत एक्टिव रहती थी। वो बहुत ही खेत खलियान प्रकृति नहर के पास जो भी एक्टिविटी रहता था, जो भी होता था, वो बहुत सुंदर कैप्चर करती थी। तो आई थिंक ये एक शब्द में, एक लाइन में तो नहीं बोल सकती, बहुत लोगों का काफी हाथ रहा है। एंड नए में आई थिंक अविष्का जी है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यस। और किसी से मेरा नाम छूट गया तो सॉरी प्लीज। अगली बार तो जरूर लिस्ट लेके बात करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप फोटोग्राफी कर रही होती हो, ओके, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? कोई भी चीज दिखी तो कुछ फिक्स पैटर्न है क्या कि आप कुछ इस तरीके से जाओगी, या जो दिख रहा है सबसे पहले उसको कैप्चर कर लिया, फिर डिटेलिंग हम करेंगे बाद में? और प्लस एडिशनली उसमें ना पोस्ट प्रोडक्शन में आप क्या करती हो? आई मीन उसका पोस्ट प्रोसेसिंग जो एडिटिंग होता है वो किस लेवल तक आप करती हैं? तो थोड़ा सा हमको उसके बारे में ब्रीफ कीजिए प्लीज। वैसे जब कोई पिक्चर होता है, मेरा हमेशा से मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स बहुत ही स्पॉन्टेनियस रहा है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आज मुझे ये प्लान करना है। वैसे दिमाग में रहता है कि मोबाइलोग्राफी के लिए क्या परफेक्ट रहेगा, बट ऐसा कभी सोच के मैं निकलती नहीं, क्योंकि सिचुएशन, मोमेंट, वेदर है जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। अगर आप बाहर अगर बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली आप भूल सकते हैं कि पिक्चर, चाहे कि बाहर कितनी भी सुंदर चीज, फूल, पक्षी, इंसान, कोई कुछ भी कोई खड़ा हो, बारिश हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। सो वो स्पॉन्टेनियस ऑफ द मोमेंट होता है, वो स्पर्ज ऑफ द मोमेंट होता है। जब मैं एक कुछ दिखा, ओ या लाइक ओके रुक जाओ, जस्ट क्लिक किया। तो कभी कभार एक पिक्चर को 10 12 15 बार क्लिक करने के बाद वो परफेक्ट एंगल एक बनता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी आप, क्योंकि आपके पास डीएसएलआर तो है नहीं, आपके पास सेलफोन है, तो उसके भी काफी लिमिटेशंस है। ज्यादा दूर अपने आप जूम नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना पड़ता है कहाँ आप पैर रख रहे, कहीं कीचड़ में पैर तो नहीं रख दिया वो फोटो खींचते वक्त। ऐसा हुआ है एक्चुअली कि फोटो खींचने गए और या जूते का सत्यानाश हो गया। तो तो ये आपको काफी चीजें आप देखने पड़ते हैं। बट ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। बट आप देखते हैं कि यस ये पिक्चर है तो मुझे इस एंगल से लिया, फिर मैंने उसको अलग एंगल से लिया, फिर मैंने उसको 1/3 के एंगल से लिया, फिर मैंने उसको अगेंस्ट द लाइट लिया, फिर मैंने उसको अबव द लाइट लिया। तो वो एक चीज को पकड़ने में काफी पिक्चर्स लिया। 10-15 पिक्चर्स लेने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ये तो पिक्चर हो ही नहीं रहा है, तो यू हैव टू गिव अप, लाइक ओके इट्स ओके, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एनी मोर। बट ऐसा भी है 15 बार के बाद जब आप सोचते कि गिव अप एंड देन वन मोर टाइम क्लिक, लाइक परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई वांट। कि उसके बैकग्राउंड कैसी है, यस ये उसके बैकग्राउंड उभर के तो ज्यादा नहीं आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि उस आप जिस चीज को ले रहे हैं आप उसको हाईलाइट करना है एंड बैकग्राउंड को सेकेंडरी पोजीशन में रखना है। तो एंगल का, लाइट का, पर्सपेक्टिव का, क्या वो ज्यादा हेजी हो रहा है, क्या वो ग्रेनी हो रहा है, ये सारा आपको देखना पड़ता है। जब आप वो ध्यान से घर आके आप देखते हैं यस कि ये पिक्चर परफेक्ट है, देन डू यू नीड टू ऐड एनी टच अप। कभी कभी अभी आजकल इतने सारे एप्स आ गए कि आपको लगता है कि टचअप करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो मैंडेटरी सा हो गया कि आप उसको एक्स्ट्रा वैगन स्टाइल में दिखाए, उसको हाईलाइट करे। तो ये बात
ध्यान रखिए, मैं ध्यान रखती हूँ कि जो नेचुरल फोटो है, जो नेचर से रिलेटेड है, अगर इतनी परफेक्ट लेंस आपके पास, तो जरूरत नहीं कि आप उसको ज्यादा टचअप करें। आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स, बट मैं चाहती हूँ कि वो जितना नेचुरल हो सके नेचुरल हो जाए। जैसे कि आज एक मैंने पिक्चर डाला है कि फर्स्ट साइन ऑफ स्प्रिंग, वो उसको खींचते हुए मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि वो सनलाइट से वो ब्लैक हो रहा था। अगर अगर आप देखिए तो उसको इस एंगल में डालना था कि सनलाइट भी पीछे से आए और बैकग्राउंड भी लाइक वो सेकेंडरी में हो जाए, और वो जो बर्ड है, जो आप जो कलगी आप देख रहे हैं, वो उभर के आ जाए, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइम है, स्प्रिंग आ रहा है। तो उस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ वो, और उसमें मैंने कोई टचअप नहीं किया, नो एडिटिंग। दैट्स द प्लस पॉइंट। सो आई जस्ट कैप्चर इट एंड आई लाइक इट, और मैंने मोबाइलोग्राफी में मैंने अपलोड कर दिया। वो एक डीएसएलआर से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड आपके पास एक बड़ा मजेदार सा किस्सा है, आपने कभी शेयर भी किया था मेरे साथ में। तो प्लीज संक्षेप में हमारे दर्शकों को जरा बताइए ना कि फोटोग्राफी क्या क्या करा देती है, कहाँ कहाँ पहुंचा देती है। एग्जैक्टली तो यही जो आप पिक्चर देख सकते हैं, दर्शकों आप देखिए जो पिक्चर है, आप यहाँ पे दो बंदे हैं लेफ्ट एंड राइट में, और एक थर्ड बंदा जो कैमरा के पीछे है, फोटो खींच रहा है। और ये इंसिडेंट है, ये जगह जो है, ये फ्रेंच एल्प्स के यहाँ पे है, फ्रेंच माउंटेन्स के यहाँ पे हुई है। आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो है, दोनों बंदे पानी में आधे आधे घुटनों तक पूरा पानी में पूरा खड़े हैं, एंड उनके एक्सप्रेशन कुछ लाजवाब नहीं है। आप यू भी देख सकते हैं कि एक्सप्रेशंस काफी इज नॉट हैप्पी क्लिकिंग एक्सप्रेशन। और अगर आप बैकग्राउंड देखिए, पीछे एक झरना है, पानी का छोटा सा झरना है, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फॉग है वो ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है। तो ये सिचुएशन है कुछ आई थिंक 2000 अराउंड 2000 2001 और समथिंग प्लस माइनस मिलेनियम के आसपास की बात है, जब डिजिटल कैमरा नहीं था। ये ओनली डीएसएलआर कैमरा था, क्योंकि आप उस टाइम आप सोच सकते हैं कि ना फोटोशॉप था, ना कोई डिजिटल कैमरा का कोई इफेक्ट्स था, ना कुछ था। तो आप उस परफेक्ट मोमेंट के लिए आपको खड़े रहना पड़ता था कि यस दिस इज द परफेक्ट मोमेंट। तो वही फोटोग्राफर ने किया है, उसने वो परफेक्ट मोमेंट को उसने कैप्चर किया, जिसके लिए इस दोनों बंदे को पानी में, ठंड में, ऑटम सीजन के ठंड में खड़े रहना पड़ा। एंड ही हैड टू क्लिक दैट पिक्चर, बिकॉज वो परफेक्ट जो फॉग है, आप ऊपर से देख सकते हो, वो ऊपर से पहाड़ के ऊपर से एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। एंड ये किस्सा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये तीनों बंदे गए थे ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए फ्रांस में। तो डे लाइट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस जमाने में जीपीएस सिस्टम नहीं था। आप सूरज को देख के काफी ट्रैक करते थे। वो एक अपने आप में एक कला भी है कि सूरज को पकड़ के आप वेस्ट ईस्ट, ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा, नॉर्थ कौन सा, नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, तो इस तरह से आप ट्रैक करते थे। प्लस आपके पास पेपर का एक मैप रहता था, जो आप नदी को पकड़ के आप निकलते थे कि नदी के पास कस्बा हमेशा मिलता है। तो उस जमाने में जीपीएस को कोई सिस्टम नहीं था, आप समझ सकते, गूगल अर्थ कुछ नहीं था। तो ये तीनों बंदे निकल पड़े। बट जो फोटोग्राफर था वो इतना अपने धुन में था कि नहीं, मुझे परफेक्ट मोमेंट चाहिए। उसने वो जो दिन का जो लास्ट टाइम है, लास्ट पड़ाव है, जिसमें सनलाइट रहता है कि भाई अभी निकल जाओ कि सामने बस्ती मिलेगी, वो उसने गवा दिया, इसलिए क्योंकि उसको एक परफेक्ट पिक्चर चाहिए था। और उसने वो पिक्चर इसलिए लिया कि आप देख सकते वापस कि किस तरह से फॉग नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो उसी चक्कर में उसने आई थिंक 15 से 20 मिनट या 40 मिनट, कुछ मैंने सुना था कि 15-20 मिनट या 40 मिनट उसने गवा दिए परफेक्ट पिक्चर के लिए। तो अब तो दिन दिन निकल गया, शाम झट से हो गई। अब ये बंदे निकलने लगे, तो अब बंदे बोले, बंधु आगे चलो, नदी के साथ बस्ती मिल जाएगी। बंधु आगे चलो, नदी के साथ बस्ती मिल जाएगी। तो ये उनका एक बोलते बोलते जाए थे, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो चुका है, टॉर्च लाइट भी ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। तो इन लोग ने बोला चलो चलते, जो अंधेरे में चलते गए, नदी से चलते गए, तो उनको एक सूखा जगह मिला। उनको लगा बस्ती मिल गई। ये कुछ रात के 9 बजे की बात है, उनको बस्ती मिल गई। तो उन्होंने उनका जो भी आप देख सकते हैं, कैंपिंग के टाइम में जो छड़ी रहती है ना, जिससे आप ट्रैकिंग में जाते हैं या फिर आप कैंपिंग में जाते हैं या माउंटेन्स में जाते हैं, तो उससे ना क्योंकि अंधेरा हो गया था, कुछ दिख तो नहीं रहा, तो उन्हें अभी सूखी जमीन चाहिए जहाँ पे वो कैंप गाड़ सके, टेंट बना सके और रात गुजार सके। तो
वो उन्होंने ऐसे जोर से मारा तो उनको लगा अरे वाह ये तो मतलब खड़ी जमीन है, पक्की जमीन है, ये पक्की जमीन अंधेरे में मिल गई, मतलब आज रात का टेंट लग के हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एक ने मारा, बोला हाँ एकदम बहुत परफेक्ट जमीन है, एकदम पक्की जमीन है, इसमें हम लोग टेंट लगा के आज रात को सो सकते। एक ने किया, दूसरे ने बोला हाँ मुझे भी यहाँ पे एक जमीन मिली, तीसरे ने भी बोला। तो सबको ऐसा लगा सबके पास ऐसी इतनी परफेक्ट एकदम लेवल वाइज जमीन कैसे पक्की जमीन मिल गई यहाँ पे पहाड़ में अंधेरे में। तो टॉर्च उनको जलाना नहीं था, टॉर्च को बचा के रखना था। तो टॉर्च जैसे उन्होंने मारा तो देखा तो कब्रिस्तान है, लोग कब्रिस्तान के ऊपर चले गए थे अंधेरे में। तो ये कहानी है कि अगर उन्होंने वही इस कहानी का ये है कि अगर उन्होंने उस टाइम में अगर वो 40 मिनट्स अगर गवाए नहीं होते परफेक्ट फोटोग्राफी के लिए, तो आज ये नहीं शायद नहीं होता। बट आज जब तीनों दोस्त फोटो देखते तो उन्हें वो दिन याद आ जाता है कि किस तरह से उस परफेक्ट प्रेशियस पिक्चर के लिए उन्होंने वो टाइम गवा दिए। एंड बाद में उनको उस कब्रिस्तान में जाके लाइक उनको लगा कि वो कोई कस्बा है, बट वो कब्रिस्तान निकला। तो ये बात है। बट लेटर ऑन उनको लकीली उनको 12 बजे के बाद आई थिंक एक कस्बा छोटा सा गांव मिला था पानी के आगे और आगे। तो ये बात जब तीनों दोस्त मिलते तो इस बात पे हंस देते कि यार क्या करवाया पिक्चर ने हमें। और इन तीनों दोस्तों के बारे में भी प्लीज बता दीजिए। यस, जो फोटोग्राफर है वो अभी बेल्जियम के बहुत ही फेमस फिल्म मेकर है। एंड जिनने फोटो खींचा और जो इस साइड में है, जो लेफ्ट साइड में, वो मेरे हस्बैंड है। और ये जो है उनके एकदम यार, मेरा यार दोस्त, हमारे फैमिली फ्रेंड और उनके बेस्ट फ्रेंड। तो ये उनकी कहानी है। ग्रेट, या ग्रेट। तो अभी ये हमारे एपिसोड का सबसे आखिरी हिस्सा है। मोबिलोग्राफी ग्रुप के सदस्यों के लिए आपका क्या संदेश है? आई थिंक द मोटो ऑफ मोबाइलोग्राफी इज हैप्पी क्लिकिंग। जो मैं बिलीव करती हूँ, हैप्पी क्लिकिंग, जस्ट बी हैप्पी एंड क्लिक ऑल द टाइम। आपको अगर कोई भी चीज दिखे, कोई भी सिचुएशन दिखे जिसमें आपको लगता है यस दिस इज परफेक्ट, जस्ट क्लिक इन। और जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही हो, आप उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं बिकॉज एक दिन में कोई फोटोग्राफर या एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है, उसको आप ओवर द टाइम करते हैं। जब आप ओवर द टाइम आप पिक्चर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यस आई कैन इम्प्रूव लाइक दिस एंड आई कैन इम्प्रूव इन दैट पेज। तो आप पिक्चर डालते जाइए, हेसिटेट मत कीजिए। एंड ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने कॉलिग्स को बताइए मोबाइलोग्राफी के बारे में, इनवाइट कीजिए लोगों को, इनविटेशन भेजिए ग्रुप्स में। बहुत ही हेल्दी प्लेटफॉर्म है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी प्लेटफॉर्म बिकॉज ऐसे नहीं कि आप सोशल मीडिया में गए अपने फोटो डाल दिया, नहीं, यू आर शोइंग योर स्किल्स। आई बिलीव दैट एक कोई भी कला हो, आपके अंदर स्किल हो, आप जरूर दिखाइए। बहुत ही हेल्दी है, हेल्दी कंपटीशन है। कोई कोई क्यों नहीं पिक्चर ऑफ द डे बनना चाहता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जिस जिस तरह से हम सोशल मीडिया में आगमन कर रहे हैं और हमारा जो विकास हो रहा है, ऐसे ऐसे हेल्दी प्लेटफॉर्म्स हमें बढ़ चढ़ के हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें लोगों को इनवाइट करना चाहिए और लोगों को आग्रह भी करना चाहिए कि आप इसको और बढ़ाइए और पूरी फैमिली और इनके मेंबर्स को बड़ा कीजिए। तो यही मेरा हमेशा मोबाइलोग्राफी में मेरा हमेशा ये मोटो रहा है। और मैं भी लोगों से अनुग्रह करती हूँ, मैं अपने परिवार से अनुग्रह करती हूँ कि प्लीज आप और लोगों को इनवाइट कीजिए और या पार्टिसिपेट कीजिए। हैप्पी क्लिकिंग। या ग्रेट। तो अमृता, थैंक यू, हृदय से आभारी हैं आपके कि आपने समय निकाला है और हम बातचीत कर पाए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातचीत अभी रह गई है, तो जरूर जल्द ही वो दिन आएगा जब हम फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और कुछ अलग अलग विविध विषयों पे हम बातचीत करेंगे। राइट? जरूर तो जरूर। प्लीज उस समय भी टाइम जरूर निकालिएगा। और बिल्कुल आपका जो सपोर्ट है उसके लिए तो हम आभारी हैं ही। तो बने रहिए मोबिलोग्राफी के साथ में। थैंक यू। और थैंक दर्शकों, यू। ये अमिता लविंग से बातचीत थी हमारी। तो आप देखिए कि इन्होंने बताया ये कितनी खुश कर देने वाली जगह है। आपकी क्रिएटिविटी आपको हमेशा खुश रखेगी, आपको बेहतर इंसान बनाएगी। सो प्लीज क्लिक करते रहिए, मोबिलोग्राफी में डालते रहिए। और हम बस ये कहेंगे, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। हैप्पी क्लिकिंग। हैप्पी क्लिकिंग।